म्यूचुअल डिवोर्स, आपसी सहमति से तलाक, हम सभी जानते हैं कि ये सेक्शन 13(1) हिंदू मैरिज एक्ट में होता है। जब ये आपसी सहमति से आपका तलाक होता है तो इसमें फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन दो पार्ट होते हैं। आइए जानते हैं कि जब आपका आपसी सहमति से तलाक होता है तो आपसे क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हैं जिनके बारे में आज हम जानेंगे, जो कोर्ट आपसे पूछती है जब आपका आपसी सहमति से तलाक होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट धीरज कुमार, आपका स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। दोस्तों देखिए, सबसे पहले आप अपनी पेटिशन तैयार करते हैं। पेटिशन के अंदर पेटिशनर नंबर 1 हस्बैंड या वाइफ को एक बनता है, फिर पेटिशन नंबर 2 उन दोनों में से कोई भी एक स्पाउस बन जाता है। इसके बाद उसके अंदर डिटेल लिखी जाती है, शादी कब हुई, कैसे हुई, उसके प्रूफ लगाए जाते हैं, कोई एग्रीमेंट है वो लगाया जाता है, एफिडेविट्स होते हैं और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होती हैं, और उसको फिर फाइल कर दिया जाता है। साइन करने के बाद कोर्ट के सामने पेटिशन आती है, हस्बैंड वाइफ दोनों खड़े होते हैं, उनके वकील साहब होते हैं। देखिए, जब भी कोई पेटिशन फाइल होती है तो उसमें दोनों ही पेटिशनर होते हैं, हस्बैंड और वाइफ। तो ऐसे में दोनों के लिए एक एडवोकेट भी हो सकता है, जो मर्जी होती है। दोनों चाहे तो अपने अपने अलग से एडवोकेट भी कर सकते हैं और चाहे तो एक वकील साहब को भी करके खड़ा कर सकते हैं। ऐसे में कोर्ट के सामने जब पेटिशन की कॉपी आती है, सबसे पहले उनका ये क्वेश्चन होता है कि भाई आपकी शादी कब हुई। उससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि भाई इनकी शादी को कितने साल हो चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होता है डेट ऑफ सेपरेशन, आप लोग कब से अलग रह रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि नॉर्मल लॉ ये है कि आप 1 ईयर के सेपरेशन के बाद ही कोर्ट में पेटिशन दायर कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आपको इसके लिए सेक्शन 14 हिंदू मैरिज एक्ट की एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। तो जैसे आप देखते हैं भाई आप कब से अलग रह रहे हैं, अगर 1 साल का टाइम पीरियड पूरा हो चुका है तो ठीक है, नहीं है तो एप्लीकेशन पूछते भाई एप्लीकेशन कहाँ है, जजमेंट कहाँ है, उसको देखकर ताकि मैं ऑर्डर पास कर सकूँ, उस 1 ईयर के टाइम पीरियड को वेव कर सकूँ। अगर आप सेकंड मोशन के लिए आए हैं तो ये देखते हुए ठीक है, बीच में आपका 6 मंथ का टाइम पीरियड कंप्लीट हो चुका है या नहीं हो चुका है, मतलब कि सेकंड मोशन कब हुआ था, उस चीज़ को देखते हैं। तो इस तरह वे टाइम पीरियड को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट उनका क्वेश्चन होता है कि आप आखिरी टाइम लास्ट टाइम कहाँ रहे थे, किस जगह रहे थे और शादी कहाँ हुई थी। तो शादी का तो नॉर्मली यही है कि भाई लड़की जहाँ रहती है वो बता देती है। फिर आता है कि लास्ट टाइम आप कहाँ रहे थे, आपने जुरिडिक्शन किस बेस पर बनाई हुई है, मतलब भाई मेरे कोर्ट में आए हैं तो किस हिसाब से आए हैं। अगर आप ये इसी जुरिडिक्शन में रहते हैं या फिर यहाँ पर मैरिज रजिस्टर कराई थी, जो भी कोई XYZ रीजन होता है वो चीज़ बताई जाती है। उसका प्रूफ चेक किया जाता है, भाई हस्बैंड का जो आधार कार्ड है उस पर एड्रेस है या नहीं है, या फिर कोई रेंट एग्रीमेंट आप दिखा रहे हैं तो वो है या नहीं है। भाई अगर कोई चीज़ नहीं है तो कुछ तो प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि आप यहाँ रहते या नहीं रहते। फोर्थ है मैरिज प्रूफ। जैसे आप पूछते हैं भाई शादी का क्या सबूत है इसके अंदर, सबसे पहले फोटोग्राफ उसको चेक किया जाता है, फोटोग्राफ है या नहीं है। भाई जैसे आप शादी कर रहे होते हैं उस वक्त शादी की फ़ोटो खींची जाती है। इसके अलावा आपने मैरिज का कोई कार्ड छपवाया हो उसको देखा जाता है, या फिर आपने मैरिज को रजिस्टर करवाया उस रजिस्ट्रेशन को चेक किया जाता है। तो इसमें फ़ोटोग्राफ तो होना ही होना चाहिए। इसके अलावा आप अपना मैरिज का कार्ड लगाते हैं, मैरिज का कार्ड या फिर मैरिज का रजिस्ट्रेशन। अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ नहीं है तो ऐसे में मैरिज कार्ड ना होने के लिए हम अलग से एक एफिडेविट फाइल करते हैं। वो देते हैं कि भाई मैरिज कार्ड नहीं है, गुम हो गया है, या फिर शादी पुरानी हो चुकी है, जो भी XYZ रीजन हो उसको दिया जाता है। नॉर्मल तो मैरिज कार्ड किसी बड़ी चीज़ नहीं होती है, आजकल प्रिंट आउट निकाला जा सकता है। तो जज साहब सबसे पहले ये चेक करते हैं कि भाई इसमें शादी का प्रूफ क्या लगा हुआ है। वैसे दोनों के फोटोग्राफ भी होते हैं पासपोर्ट साइज के, जो कि फ्रंट पे लगे होते हैं, उनको भी देखते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर 5th आता है चिल्ड्रन। भाई शादी से आपके बच्चे हैं या नहीं है। बच्चे नहीं है तो कोई बात नहीं है, अगर बच्चे हैं तो किसके पास है, कस्टडी किसने रखी हुई है, कस्टडी कौन अपने पास रखेगा, क्या कस्टडी उसी के पास रहेगी, अपोजिट पार्टी बच्चों से कम मिल सकती है, कोई मीटिंग राइट्स उनको मिले हैं या नहीं मिले हैं। इन सब चीज़ों को चेक किया जाता है। जैसे आप इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। और बच्चों की आईडी चेक करते हैं, आधार कार्ड है या फिर बच्चे अभी हुए हैं तो उनका कोई बर्थ सर्टिफिकेट इस पर लगा है कि नहीं लगा है, उन सब चीज़ों को चेक किया जाता है। वकील साहब से पूछा जाता है कि बताइए आपने कहाँ कौन से पेज पर है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ही होता है कि आप एक अपनी लिस्ट बना कर रखें जिसमें इन सब चीज़ों को लिख कर रखें और पेज नंबर डाल लें, ताकि उसी वक्त जज साहब को बता दें। और अच्छा भी लगता है कोर्ट के अंदर कि भी कोर्ट का टाइम भी बचता है कि भाई इस पेज पर ये चीज़ लिखी हुई है। नेक्स्ट आता है 6th एग्रीमेंट, कि भाई आप जो ये सारी कंडीशन है जो बातें इनके रिगार्डिंग कोई आपने एग्रीमेंट बनाया नहीं बनाया हुआ है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको एग्रीमेंट बनाना चाहिए, एग्रीमेंट में सारी कंडीशन लिखनी चाहिए
कि आप म्यूचुअल डिवोर्स ले रहे हैं और उसमें कौन कौन से केस हैं, कैसे आपको पैसा पे करना है, किस तरह से आपको पैसा पे करना है, और साथ में आप वो पैसा किस तरह से देंगे, कितने केसेस जिनको वापस लिया जाएगा। ये हस्बैंड के फेवर की चीज़ होती है। अगर आप इन चीज़ों को बनाते हैं, लिखते हैं, तो कल को आसानी होती है। वरना नॉर्मल आपने देखा होगा कि पत्नियां फर्स्ट मोशन में पैसा लेकर के अच्छा खासा पैसा ले लेती है और सेकंड मोशन में आने से मना कर देती हैं और केस भी फाइल कर देती हैं और मना कर दी भी मैं म्यूचुअल डिवोर्स नहीं चाहती। फिर आप उस पैसे की रिकवरी के लिए पीछे भागते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। अगर उससे बचना है तो आप एग्रीमेंट जरूर बनाइए। एग्रीमेंट आपका पर्सनल भी हो सकता है कि आप नोटराइज करवाएं। इसके अलावा आप मीडिएशन सेल में भी जो कोर्ट की होती है उसमें बनवा सकते हैं। तो कोर्ट इस चीज़ को भी चेक करते कुछ है या नहीं है और वे कंडीशन पैटिशन में है या नहीं। पैटिशन में आप कंडीशन लिखे ना लिखे एक लाइन भी डाल सकते हैं कि एग्रीमेंट में हमारी कंडीशन लिखी हुई है, लेकिन एग्रीमेंट जरूर बनवाएं, चाहे मीडिएशन सेल में बनवाएं, चाहे पर्सनली खुद नोटराइज बनवाएं। ये चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हस्बैंड का फेवर लेती है। नेक्स्ट 7 चीज़ इसमें आती है कि भाई आपके कितने केसेस चल रहे हैं। जैसे साहब ये भी आपसे पूछते हैं भाई मेरी कोर्ट में कोई केस पेंडिंग है या नहीं है, उस चीज़ के रिगार्डिंग क्वेश्चन पुट करते हैं। इसके अलावा कि भाई अगर और कोई केस है तो बताइए, वाइफ ने कोई डोमेस्टिक वायलेंस किया या कोई मेंटेनेंस का केस किया या फिर आपस में कोई डिवोर्स का केस है तो कहाँ कितने चल रहे हैं, उनको कैसे वापस लेंगे, उन चीज़ के रिगार्डिंग भी आपसे पूछ लेते हैं। तो वे क्वेश्चन भी आपके आते हैं। नेक्स्ट आता है 8th सेटलमेंट की बात कि भाई घर बसाने का कोई सेटलमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है। इस चीज़ के रिगार्डिंग भी पूछ लेते हैं भी दोनों क्या घर बसाना चाहते हो, ये म्यूचुअल डिवोर्स है नहीं दिया जाए, कोई ऐसा है तरीका, या फिर काउंसलर के पास ही भेज देते हैं कई बार बीच में कि भाई एक बार काउंसलिंग करवा लो, नहीं अगर घर बसे तो उसके बाद फिर मैं डिवोर्स का ऑर्डर पास कर दूंगा। तो ये चीज़ें भी होती हैं और खुद भी कई बार एफर्ट कर लेते हैं पूछ करके कि भाई शायद घर बस जाए, ये रहने दें। 9th आता है मनी, पैसा, कि भाई आप पत्नी को कितना पैसा दे रहे हैं, किस हिसाब से दे रहे हैं, भाई आपके क्या सेटलमेंट बना हुआ है, पैसा आपको आज कितना देना है और पहले कितना दे चुके हैं या फ्यूचर में कितना देंगे। जैसे आप उस चीज़ को चेक करते हैं कि भाई जो आपका सेटलमेंट हुआ कितने पैसों का हुआ है और किस तरह से आपको पैसा देना है और वो पैसा आप किस रूप में दे रहे हैं। देखिए नॉर्मली लोग कैश या चेक की बात करते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि हमेशा डिमांड ड्राफ्ट ही कोर्ट में दीजिए। चेक आप देते हैं, कोई उसमें गलत करेक्शन करके उसको बाउंस करा के आपके ऊपर केस कर सकता है। आप कैश देते हैं, कल को कह दीजिए इन्होंने बाहर छिनवा दिया, इसलिए डिमांड ड्राफ्ट के रूप में देते हैं। डिमांड ड्राफ्ट के रूप में देना चाहिए, पत्नी के नाम से बनता है। इसमें यह होता है कि अगर आपने 1 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनवाया तो ये समझ लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए का नोट बैंक से बनवाया और आज आप वो पत्नी को दे रहे हैं। वो नोट कभी फेल नहीं होगा, डायरेक्ट वाइफ के अकाउंट में ही जाएगा। तो इसलिए जब भी पैसा दे डिमांड ड्राफ्ट के रूप में दे। डिमांड ड्राफ्ट के अलावा साफ स्पष्ट मना कर दें। और केस अगर ज़्यादा है तो केस की स्टेज के हिसाब से पैसा देना चाहिए कि भी हर केस में ज़रा ज़रा सा पैसा दूंगा। तो ये तरीका होता है पैसा देने का। नेक्स्ट लास्ट में जो होता है ये कि जब सब जगह साइन हो जाते हैं तब जैसे आप पूछते हैं भाई पत्नी से कि आपको पैसा मिल गया है, जो डिमांड ड्राफ्ट जो आपको दे रहे थे या जैसे भी आपके रूप में है तो आपने रिसीव कर लिया है। कोई गोल्ड या ज्वेलरी है वो अगर आप पत्नी को दे रहे हैं या पत्नी को कुछ मिल रहा है या फिर पति को पत्नी की तरफ से कुछ मिल रहा है तो उसको पूछे भी आपको मिल गया है, आप सेटिस्फाई है, बिल्कुल ठीक है। लास्ट में ये जज साहब का क्वेश्चन होता है। तो इस तरह से आपकी प्रोसीडिंग म्यूचुअल डिवोर्स की कंप्लीट होती है। ये 10 क्वेश्चंस होते हैं, सवाल होते हैं जो जज साहब आपसे पूछते हैं और आपसे इंक्वायरी करते हैं। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें होती हैं, जैसे आपके फ़ोटोग्राफ्स होते हैं, जैसे आप उनको देख करके मैच करते हैं कि भाई फ़ोटोग्राफ आप ही की हैं या नहीं है, आपके जो फेस है उनको मैच करते हैं, आपकी आईडीज़ हैं उनको चेक करते हैं। और इसके अलावा छोटे मोटे क्वेश्चन और आपसे पूछ लेते, जैसे कि आपका एड्रेस क्या है, आपकी शादी कहाँ हुई थी, आप कहाँ रहते हैं, ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन और भी होते हैं जो एड्रेस के रिगार्डिंग पूछे जाते हैं। ये कंफर्म करने के लिए कि जो आदमी मेरे सामने खड़ा है वो सही है या नहीं है, वो मानसिक रूप से स्वस्थ है कि नहीं है, ऐसा तो नहीं उसको डरा कर धमका कर लाया गया हो। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर कहीं जज साहब को डाउट लगता है तो फिर वे ऑब्जेक्शन उठा देते हैं। जज साहब की पावर है, चाहे तो वे मना भी कर सकते हैं डिवोर्स देने से, म्यूचुअल डिवोर्स को देने से भी मना किया जा सकता है। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, जज साहब ऐसा रेयर केस होता है कि जज साहब मना करें। लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, अगर जैसे कि आपने जुरिडिक्शन बदली हुई है, कई बार ऐसा होता है कि भी रहते कहीं और है लेकिन जैसे नए नए हस्बैंड या फिर वाइफ कहीं और सेटल हो गए हैं या वाइफ ने कहीं और रहना शुरू कर दिया, वाइफ कहती है मैं तो यहीं से डिवोर्स चाहती हूँ, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको एड्रेस पता होना चाहिए। कोर्ट अगर आपसे पूछे आपने कुछ अगर लिखा हुआ है तो वो एड्रेस भी आपको याद होना चाहिए, किस जगह रहते, कहाँ रहे थे। ऐसे क्वेश्चंस में हमको उलझना नहीं चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी।
अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए मेरे नंबर 9278134222 पर व्हाट्सअप करके आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।